हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय मिश्रा और आपके लिए लेके आया हूं नेशनलिज्म यूरोप का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा और अच्छे मार्क्स गेन करने में आपकी काफ़ी मदद होगी। तो आइए हम लोग आज हमारे लिए मैंने आपके लिए लाया है गोसिपी मजनी के ऊपर, और देखते हैं इसमें क्या ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए गोसिपी मजनी के बारे में एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गोसिपी मजनी और हमारे लिए कितना ये इंपॉर्टेंट रखता है और हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपको जानना जरूरी है कि गोसिपी मजनी से आपको क्वेश्चंस 2, 3 एंड 5 मार्क्स में आ सकते हैं। आसानी से देख सकते हैं आप इस क्वेश्चंस को। बट ये सिर्फ हमारे लिए लिखने ही बल्कि हमारे लिए एमसीक्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो गोसिपी मजनी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चंस क्या आएगा एमसीक्यू में कि गोसिपी मजनी किस कंट्री से बिलोंग करता था। तो आपका आंसर ऑब्वियसली इटली होगा। इसके साथ ही साथ दूसरा चीज देखा जाएगा, आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो दूसरा क्वेश्चंस भी गोसिपी मजनी से यह भी आता है कि वो उनका बॉर्न कहाँ हुआ था। तो देखेंगे गोसिपी मजनी का जो बॉर्न है वो जेनेवा में हुआ था। और तीसरा एमसीक्यू में क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि उनका जन्म कब हुआ था, वो कब बॉन्ड किए थे, तो वो है 1805 में। तो देखेंगे कि सिर्फ ये 2 लाइन से हमारे लिए 3-3 एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड के लिए। तो ध्यान रखेंगे और इस फैक्ट को आपके लिए याद रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे देखते हैं कि गोसिपी मजनी जो है दूसरा इसका क्या है कि ये कब पॉपुलर होता है। तो जब ये गोसिपी मजनी, आपको पता है कि कोई भी स्टार्टिंग में पॉपुलर नहीं होता, उसका हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो सेम गोसिपी मजनी के साथ भी ऐसा ही था। तो गोसिपी मजनी तब जाके पॉपुलर हुए जब वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बने थे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी को जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब जाकर के वहां से गोसिपी मजनी फेमस होना शुरू हुआ था। तो गोसिपी मजनी ने ज्वाइन किया था एक कार्बोनेरी में जाकर के सीक्रेट सोसाइटी का उन्होंने मेंबरशिप को लिया था, और वहां से वो नेशनलिस्ट एक्टिविटी और नेशनलिस्ट एक्टिविटी में एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद देखेंगे जब वहां उन्होंने कार्बोनेरी को ज्वाइन किया तो उसके बाद उन्होंने अगला चीज क्या किया था कि वो जाकर के जब वो सिर्फ 24 ईयर्स के थे, और ये कब की बात है, तो चौथा एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये 1831 की बात है। उन्होंने क्या किया था कि अटेम्प्ट लिया था, अटेम्प्ट रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। दैट मीन्स कि लिगुरिया में उन्होंने जाकर के क्या किया था कि रिवॉल्यूशन किया था। तो जब रिवॉल्यूशन उन्होंने लिगोरिया में किया था तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको पनिश्ड किया। ऐसा नहीं कि वहां पर उसका ये जो रिवॉल्यूशन था वो सक्सेसफुल हुआ, जो भी इसका पर्पस रहा हो वो पर्पस पूरा हुआ, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है और ऐसा हमारे बुक्स में दिया हुआ भी नहीं है। इसीलिए आपको इसके बारे में ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई एनसीईआरटी दिया ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको यहां से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या आएगा कि उन्होंने कहां रिवॉल्यूशन किया था, तो लिगुरिया में किया था। कब किया था, तो उन्होंने किया था 1831 में। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे कि 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हो गए। अगली चीज देखेंगे कि वहां पर लिगुरिया में जब उन्होंने क्या किया था कि वहां रिवॉल्यूशन किया था तो इसको वहां पर एक्साइल कर दिया गया था। एक्साइल इज अ पनिशमेंट। एक्साइल क्या होता है, पनिशमेंट होता है। और कैसा पनिशमेंट होता है कि यू हैव टू लिव, यू हैव टू लिव। यहां यू छोड़ दीजिए, आप सीधा लिखिए कि मजनी had to live his native place, his native place, जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो दैट मीन्स कि वहां उसको अपना शहर, अपना फैमिली को छोड़ करके उस कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर उस कंट्री में दोबारा आते हैं, एक्साइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पनिशमेंट दिया गया है तो उस प्लेस को आपको लिव करना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। और यदि आप वहां पर दोबारा उसको दिखते हैं तो वो जो गवर्नमेंट है आपको इससे ज्यादा हार्श पनिशमेंट दे सकता है। तो वो हार्श पनिशमेंट क्या हो सकता है कि आपको शूट वारंट भी निकाल दे आप पे कि आपको देखी जाए और गोली मार दी जाए, या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, जीवन भर के लिए आपको जेल में बंद कर दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही टफ पनिशमेंट होता है जो कि इनको मिला था। किसको, मेजनी को। क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में रिवॉल्यूशन किया था। अब देखेंगे जब उनको एक्साइल किया गया तो ऐसा नहीं था कि ये चुप बैठने वाले थे। इनके बारे में आप एक चीज कह सकते हैं कि जो हमारे सोसाइटी में एक बहुत अच्छी कहावत है
कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। बिल्कुल ये 24 ईयर्स के एज में इनको क्या किया गया, एक्साइल किया गया। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, इन्होंने अब तो सोसाइटीज का फॉर्मेशन ही कर दिया। पहले तो ये क्या थे, सोसाइटीज का मेंबर बना था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सोसाइटीज ही का फॉर्मेशन कर दिया। तो उसमें देखेंगे एक क्वेश्चन यहां से भी एमसीक्यू में आ सकता है कि गोसिपी मजनी के द्वारा जो पहला सीक्रेट सोसाइटीज था वो कौन सा फाउंडेड किया गया था। तो यहां ध्यान रखेंगे पहला जो था उसका वो था यंग इटली, और ये यंग इटली बनाया गया था कहां पर भाई, तो मार्सलीज में। तो यहां ध्यान रखेंगे कि पहला उसका सीक्रेट सोसाइटी कौन सा था, तो यंग इटली, और यंग इटली का कहां उन्होंने फाउंडेड किया था, तो मार्सलीज में किया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आपके अगर कोई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था, क्योंकि वहां पर दोनों ही ऑप्शन होंगे आपके पास, यंग इटली भी होगा और यंग यूरोप भी होगा। मे भी लिगोरिया प्लेस का नाम दे दे, कार्बोनरी का दे दे, और या फिर वो क्या कर सकते हैं कि प्लेस का भी, अगर क्वेश्चंस को वो टफ करना चाहे तो प्लेस का नाम भी दे सकते हैं कि कहां पर गोसिपी मजनी ने पहला सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया था। तो ऐसे में वो ऑप्शन में कार्बोनरी 1, लिगोरिया 2, मार्सलीज 3 और बर्नी 4। तो दैट मीन्स कि 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत चला जाएगा। और आपको एक चीज यहां पर पता होना चाहिए कि अगर आपका एमसीक्यू गलत होता है तो आपका परसेंटेज गिर जाएगा। आपके परसेंटेज को कोई नहीं बचा सकता है, आप काफी अच्छे परसेंटेज नहीं बना सकते हैं, इसलिए इस चीज को काफी अच्छे से और ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि उन्होंने दूसरा सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था यंग यूरोप, और उनको उन्होंने बनाया था कहां पर, बर्ने में। और तीसरी चीज में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि पहला वाला का तो कोई हमारे पास एनसीईआरटी में डेटा नहीं दिया हुआ कि यंग इटली उन्होंने कब बनाया था, मार्सलीज में उन्होंने जो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाया था तो उन्होंने कब बनाया था, ऐसी हमारे पास कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट दूसरे के बारे में, यंग यूरोप के बारे में हमारे पास क्लियरली इंफॉर्मेशन है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो है 1833 में। तो आप ये भी पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गोसिपी मजनी चाहता क्या था और गोसिपी मजनी था कौन। तो एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गोसिपी मजनी जो था ये लिबरल्स थे। गोसिपी मजनी क्या था, लिबरल्स था। और लिबरल्स कौन होते हैं, इस पे आप बाकी का वीडियोस देखेंगे, इससे पहले जो वीडियो शूट किया गया है उसमें काफी लिबरल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहां देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं और यहां आकर के कोरिलेट्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी क्लियर हो जाएगा और चीजें आपके लिए याद रखना भी आसान होगा। तो अब देखते हैं कि गोसिपी मजनी का आइडियोलॉजी क्या था, वो चाहते क्या थे, वो क्या करना चाहते थे और क्यों उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज को बनाया था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां से भी आपको क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आसानी से एग्जाम्स में, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इन्होंने सबसे पहले लोगों को क्या कह के मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया ताकि वो सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन करे और रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करे, और साथ ही साथ जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क हैं, उनको पूरी तरीके से डिथ्रोन किया जाए, हटाया जाए और उसके जगह पर एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सेटअप्स को तैयार किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जो कोई भी नेशन होता है ना, उस पर जो वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, दैट मींस कि उस पर सारे मैनकाइंड्स का इक्वली राइट्स होता है। क्योंकि यहां एक चीज आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि जो 90% एसेट्स था ना, 90% जो एसेट्स था वो एसेट सिर्फ 10% पॉपुलेशन के पास था। ये आपको याद होगा, जो कि कौन था वो, आपको एक तो कौन सा इसमें, एक तो क्लर्जी था और दूसरा नोबिलिटी था। और दूसरी तरफ इसको रिवर्स कर दें तो जो 10% एसेट्स था वो सिर्फ वो 90% पॉपुलेशन के पास, 90% पॉपुलेशन के पास था। तो सीधा रिवर्स देखिए कि यहां का जो कंडीशन होगा लोगों का कितना बुरा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एकदम गलत है। बिल्कुल जो कोई भी नेशन है और उस नेशन पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उस पे उस देश के सारे लोगों का बराबर का अधिकार है। तो इन चीजों को कहने के बाद लोगों के अंदर एक उत्साह, एक एंथुसियाज्म आया कि नहीं, हमें सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम्स हैं या फिर जो कंजर्वेटिव रिजिम्स हैं उसको डिथ्रोन करना है और उसके जगह पर हमें क्या करना है, तो एक डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक सेटअप्स को तैयार करना है। दूसरी चीज देखेंगे, उन्होंने कहा कि इटली कुड नॉट, ध्यान रखेंगे,
कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। ये लाइन क्या कहना चाह रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि जो इटली था ना, वो इटली आपको टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो अब ये चाह रहे हैं कि इस 7 जो स्टेट्स हैं, इन 7 स्टेट्स को ये क्या करे, यूनिफाइड करे। ये अलग अलग किंगडम या स्टेट्स ना हो करके बल्कि इटली एक यूनिफाइड नेशन बने। और उनका ये भी मानना है कि इटली को ऐसा रहने के लिए नहीं देंगे, बल्कि इटली में इन सारे जगह पर कॉमन आइडेंटिटीज होना कंपलसरी है, ताकि यहाँ के लोग अपने आप को सेपरेट, यहाँ के 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 सेपरेट। दैट मीन्स कि ये 7 आउट ऑफ 7 जो है सब अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते हैं। बट अगर यूनिफाइड कर देते हैं तो ये सब आपस में क्या होगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, हाँ, एक दूसरे का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना है। तो ये बेसिकली करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा, अब देखेंगे जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, ही एडवोकेट, उन्होंने किस चीज पे जोर दिया, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू रिपब्लिक। दैट मींस कि अब इटली जो डिवाइडेड इटली है, जो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है, उसको क्या करना है, एक यूनिफाइड बना करके और एक उसको रिपब्लिक बनाना है। तो आप देखेंगे कि पहले के वीडियो में मैंने रिपब्लिक को भी काफी अच्छे से डिफाइन कर रखा है, और यहां भी मैं बता देता हूं कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट इज नॉट हेरिडेटरी। दैट मींस कोई भी वंश का, कोई भी डायनेस्टी का रूल नहीं होगा, बल्कि रूल फिर किसका होगा, तो जिनको वहां के सिटीजन्स पसंद करेंगे, जिनको वहां का जो सिटीजन्स होंगे, जो पीपल्स होंगे, वो इलेक्ट करेंगे, वही वहां का रूलर्स बनेगा और उस कंट्री, उस स्टेट्स के लिए वही रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। तो कहते हैं कि यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस, अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। इसका मतलब है कि अगर इसको यूनिफाइड कर देते हैं तो इसके यूनिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली लोगों के पास लिबर्टी चला जाएगा, क्योंकि जब ही कोई कंट्री डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक बनेगा तो सबसे पहली चीज जो होती है कि वहां के लोगों के पास राइट्स ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसे आज हमारा देश डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारे पास पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को भी डिथ्रोन कर सकते हैं, ऑब्वियसली है, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन उसको भी हम लोग डिथ्रोन कभी भी कर सकते हैं। या हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है तो उसको भी कभी भी हम लोग डिथ्रोन करके दूसरे चीफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, दूसरे प्रेसिडेंट बना सकते हैं, जो जो जिनसे हमारी ये उम्मीद होगी कि हमारा जो डिमांड्स है, हमारी जो नीड्स है, जिनको वो फुलफिल कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि अपने आप लोगों के पास लिबर्टी चला जाएगा अगर हम लोग इटली को एक यूनिफाइड नेशंस बनाते हैं। तो अगला चीज देखेंगे नोट में कि ये जो सीक्रेट सोसाइटीज है, दैट मींस कि ये जो पूरी जो आइडियोलॉजी है मजनी का, ये जो लोगों को पसंद आया, तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी में भी आपको सीक्रेट सोसाइटीज बन गया, फ्रांस में बना, स्विट्जरलैंड में बना और पोलैंड में। दैट मींस कि दुनिया के अलग अलग नेशंस में सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, चूंकि उन लोगों को लग गया कि सीक्रेट सोसाइटीज बना करके ही हम कंजर्वेटिव से फाइट कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे तरफ जो कंजर्वेटिव था वो तो पूरी तरीके से नजर रखेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट पे कि अगर कोई भी ग्रुप नेशनलिस्ट मूवमेंट करना चाहता है तो उसको सप्रेस किया जाना है। तो ऐसे कंडीशन में जो लिबरल्स थे उनको चुपके से, चुपचाप कहीं पर अंडरग्राउंड होकर के अपने जो, और मेन बात के अंडरग्राउंड होकर के अपने जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ट्रेंड करना था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि व्हाट वाज द, अगर क्वेश्चंस हमारे हम एग्जाम्स में आ जाते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू ट्रेंड द रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, what was the purpose of secret societies, तो इसका पर्पस क्या था भैया, तो इसका पर्पस जो था टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेंड करना था कि कैसे वो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा और रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाएगा। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेंड करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाया था। उसके बाद मैटरनिक जो है, यह के बारे में बता दूं कि ये कंजर्वेटिव्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी का फॉलोवर्स है, और दूसरी तरफ जो अपना मजनी है ये लिबरल्स के फॉलोवर्स हैं। दोनों एक दूसरे से कंप्लीट अलग हैं। दैट मीन्स कि ये ओल्ड ट्रेडिशन चाहते हैं, हमेशा ये क्या चाहते हैं कि ओल्ड ट्रेडिशन रहे, और ये क्या चाहते हैं, बिल्कुल सब कुछ नया नया हो। दैट मीन्स ये चाहते हैं कि मोनार्क का रूल है तो ये चाहते हैं कि नहीं डेमोक्रेटिक सेटअप बने। तो कुल मिलाकर के दोनों का आइडियोलॉजी लगा है। तो ऑब्वियसली जब गॉसिपी मजनी चाहता है कि वो क्या हो, कि बिल्कुल चीजें नई हो, रिपब्लिक हो, जो नेशंस है वो रिपब्लिक बने, मोनार्क ना रहे, और ये चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल मोनार्क का ही रूल हो, और कैसा मोनार्क हो, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क हो,
और सोशल, वहां पर जो सोशल हायरार्की है कि जैसे नोबिलिटी क्लर्जी बड़ा था और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसको नीचे रखा गया था। तो ये चाहते हैं बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रहे, लोगों के पास इक्वालिटी ना हो, फ्रीडम ना हो, लिबर्टी ना हो, ये सारी चीजें चाह रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने गुस्पी के मजनी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इनका क्या कहना है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि कंजर्वेटिव रिजिम रहे और दूसरी तरफ जो हमारा मजनी है वो चाहते हैं कि नहीं लिबरल्स हो, सबके पास इक्वालिटी हो। तो ऐसे कंडीशन में इनके लिए तो दुश्मन हुआ, इसलिए उसके बारे में कहा कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए दुश्मन है, इसीलिए इस पे ये उनके ऊपर क्या रखेंगे नजर, और पॉसिबल हो तो आगे शायद उनके साथ ये कुछ भी बुरा भी कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का वो है एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है हमारा वो 1830 से 1848 है। दैट मींस कि ये टोटल 18 इयर्स का है। तो यहां पर आप देखेंगे बिटवीन, यहां पर थोड़ा सा गलत ये लिखा चला गया है, टाइप गलत हो चुका है, तो आप देखेंगे ये 1830 और 1848 है। तो जो रिवोल्यूशन है उसको लीड कौन कर रहा था, इस जो 18 इयर्स का ड्यूरेशन था इसमें लीड कर रहा था वो थे एडुकेटेड मिडिल क्लास। और एडुकेटेड मिडिल क्लास में कौन आते थे उस समय में, तो प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स और मेंबर्स ऑफ कमर्शियल क्लास, ये सारे लोग आते थे किसमें, एडुकेटेड मिडिल क्लास में। इसको उस समय में मिडिल क्लास में रखा गया था। तो हाई क्लास कौन था, एलाइट क्लास कौन कहलाते थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो राजा महाराजा टाइप का लैंडलॉर्ड्स होता था, जिनके पास 40,000, 50,000, 1 लाख बीघा एकड़ जमीन होता था, तो वैसे लोगों को उस समय एलाइट क्लास बोला जाता था। तो जब ये जो रिवोल्यूशन एडुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा जो पहला रिवोल्यूशन किया गया था वो किया गया था फ्रांस में और जुलाई 1830 में। तो ये ध्यान रखेंगे कि पहला जो एडुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा जो रिवोल्यूशन हुआ था वो कहां हुआ था, तो वो 1830 में हुआ था। और मंथ कौन सा था, तो जुलाई, इसीलिए इसको लोग हिस्ट्री में जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। तो चलिए उससे पहले नीचे आते हैं। हमने जुलाई रेवोल्यूशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं जुलाई रेवोल्यूशन के ऊपर तो आपको कोई एफर्ट ना लगाना पड़े। और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके लिए एक छोटा छोटा सा वीडियो 20-30 मिनट का बना देता हूं, जिससे आप 24 घंटे में कभी भी आधे घंटे समय निकाल के और एसएसटी को अच्छे तरीके से तैयार करके और 98 मार्क्स ला सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 98 या 99 में मैं बोलूं तो कोई गलत बात नहीं है, बट जहां तक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और पढ़ाने का, तो एक आध क्वेश्चंस गलत आपसे हो सकता है, इसलिए 98-99 मार्क्स आपको आसानी से आ सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए छोटा छोटा बिल्कुल ऑफलाइन टाइप में छोटा छोटा वीडियोस बना के दिया ताकि आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस वाली फील आए। क्योंकि अगर मैं एक बार में 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो बना दूं तो यह आपके लिए देखना बड़ा मुश्किल होगा और आप इसको क्या करेंगे कि कल पर टालेंगे, क्योंकि उसके लिए स्पेशली आपको समय निकालना और लगातार 4-5 घंटे तक वीडियोस देखना ये इतना इजी नहीं होता है। इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा छोटा करके वीडियो बना दिया ताकि आप कभी भी समय निकाल के देखें। और मैं ये चाहता हूं, जो कि मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों से कहता हूं, कि मेरे पेपर का जो वक्त है, जो टाइम है, वो बाकी पेपर साइंस और मैथ्स पे दें ताकि आपका परसेंटेज भी अच्छा हो और आप अच्छे से एग्जाम में टॉप भी कर पाएं। क्योंकि यहां सिर्फ आप आधे घंटे करके रोज दीजिए और मैंने नोट्स भी बना दिया आपके लिए ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट न लगाना पड़े, सिर्फ इसको कॉपी करिए और आसानी से आप एग्जाम में जाकर के लिख सकते हैं। यह मेरी पूरी तरीके से कोशिश है। तो आइए, मेटरनिक ने एक बार क्या बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो यहाँ वो चीज नहीं है जैसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं और वहां अगर आपके क्लासमेट आछी कर दे तो आपको भी स्नीजिंग हो जाती है। ऐसी यहाँ पर कोई सर्दी फैलाने वाली बात, कोरोना फैलाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल इनका कहना क्या है कि अगर किसी तरह का यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस, अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस अगर फ्रांस में होता है तो वो चेंजेस पूरे यूरोप में फैल जाता है। दैट मीन्स कि यूरोप के अलग अलग स्टेट्स में, नेशंस में भी इसका डिमांड जोर शोर से होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर फ्रांस में कोई चेंजेस होगा तो वो पूरे यूरोप में चेंजेस होगा। इसीलिए मेटरनिक चाहते हैं कि फ्रांस में किसी तरह का कोई चेंजेस ना हो और ये जो जुलाई रेवोल्यूशन है इसको वहां का जो मोनार्क है या जो कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से इसको यहीं पर सप्रेस कर दे। अगर यहां ये सक्सेसफुल हो जाता है फ्रांस में तो पूरे यूरोप में भी ये होगा और इस तरीके से पूरे यूरोप में जहां भी मोनार्क का रूल है वो सारा मोनार्क का रूल खत्म हो जाएगा और वहां पर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सेटअप तैयार हो जाएगा।
नेशंस बन जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये चाहते हैं मेटरनिक कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में जुलाई रेवोल्यूशन को यहीं पर सप्रेस कर देना कंपलसरी है, अदरवाइज पूरे यूरोप में बदलाव होगा और फिर वहां जो कंजर्वेटिव्स हैं उसके लिए रूल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आउटकम्स ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन। तो मैं एक चीज यहां बता देता हूं कि जुलाई रेवोल्यूशन आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंफॉर्मेशन है, 5 पॉइंट्स हैं। तो मैं तो कहूंगा कि ये 2, 3 और 5 मार्कर के क्वेश्चंस हैं। 2, 3 और 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आराम से अगर पूछेगा तो आपके 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 का 5 पॉइंट्स आपको लिख देना एग्जाम में, बिल्कुल अपना लगता है लैंग्वेज, और आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेगा। आई गारंटी इट एंड आई प्रॉमिस इट। तो आइए पहला इसमें इवेंट्स देखते हैं कि जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था। तो जो बर्बन किंग्स हैं, नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स। तो आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो 1789 में भी बर्बन डायनेस्टी था, लेकिन उसके बाद बीच में 1804 में नेपोलियन आ गया था, फिर जाकर के 1815 में नेपोलियन को डिफीट किया गया और फिर बनाया गया था कंजर्वेटिव रिजिम, और फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था पावर में। लेकिन अब क्या हुआ कि फाइनली 15 साल बाद 1815 में बना था और फाइनली 1830 में आकर के 15 साल बाद फिर से बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया और उसके जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को लाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था वो था हमारा लुईस फिलिप। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहेगा कि पहली बार फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कब बना था, तो आप यहां पर देखेंगे, ये भी हमारा एमसीक्यू है, तो 1830 आपका आंसर होगा। और कौन पहला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना था, तो वो होगा हमारा कौन सा, वो है लुईस फिलिप। तो यहां पर इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कौन होता है, जिस मोनार्क को हैड टू फंक्शन according to constitution of the country दैट्स मीन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जिसको फॉलो करना पड़ेगा, जिस मोनार्क को, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो आप देखेंगे इसमें कि अब जो रिवॉल्यूशन है वो जाकर के अगला कहां पर होता है, ब्रुसेल्स में। आप देख सकते हैं कि जो मेटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस सिनीजेज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो वो चीज दिख रहा होगा आपको। अब क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में शुरू हो गया। अब देखेंगे यहां पर क्या उसका रिजल्ट क्या आया कि इट लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। इसका मतलब क्या था कि 1830 से पहले जो ब्रुसेल्स था उस पे कब्जा था किसका, नीदरलैंड्स का। दैट मींस कि नीदरलैंड्स ने उसको अपना कॉलोनी बना रखा था। लेकिन वहां पर जब ब्रुसेल्स में इस रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पड़ा तो ब्रुसेल्स के लोगों ने भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया और नीदरलैंड्स को वहां से वो हटा दिया और नीदरलैंड्स से क्या हुआ कि जो ब्रुसेल्स है वो आजाद हो गया। तो अगेन यहां से एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन बेल्जियम बिकेम ए इंडिपेंडेंट नेशन, और व्हेन बेल्जियम became independent nation from the Netherlands, तो अगेन आपका क्या होगा 1830। और अगर पूछ दे कि अंडर विच रेवोल्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा, जुलाई रेवोल्यूशन। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इसका इंपैक्ट देख लीजिए। अब बात चली गई कहां पर, ग्रीस में, फ्रांस से ब्रुसेल्स से ग्रीस, और ग्रीस के साथ भी क्या कंडीशन था कि ग्रीस भी था किसके अंदर, ऑटोमन एम्पायर के अंदर रूल में था। और वहां पर ग्रीस के लोगों ने भी क्या किया, रिवॉल्यूशन किया, किसके अगेंस्ट में, ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। और फाइनली जाकर के 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा जो आपको क्या है, ग्रीस है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। दैट मींस कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसको पूरी तरीके से वहां पर हमने शैटर्ड कर दिया और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना। अब देखेंगे ग्रीस के बाद बात पहुंच जाती है पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड को भी कब्जा करके कौन रखा था, रसिया ने अपना कॉलोनी बना के रखा था। तो यहां भी पोलैंड के लोगों ने रसिया के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और पोलैंड भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अब यहां पर देखेंगे कि कुछ नहीं है और सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, और यहां से कोई भी एमसीक्यू बने तो आपके लिए बिल्कुल आसान है और काफी इजी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि व्हेन पोलैंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन या बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम रसिया, तो अगेन 1830 होगा। अंडर विच रेवोल्यूशन, तो अगेन यहां पर आंसर आपका क्या होगा, जुलाई रेवोल्यूशन। ग्रीस के साथ भी कह सकते हैं कि अंडर विच रेवोल्यूशन ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन, तो जुलाई रेवोल्यूशन।
और अगला ग्रीस में क्या आ सकता है कि ग्रीस किससे इंडिपेंडेंट हुआ, तो ऑटोमन एम्पायर से। किस ट्रीटी के अंदर, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसके कि अगला जो स्लाइड है मैंने इसी के ऊपर ग्रीस के ऊपर ही बना रखा है, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगला देखेंगे पोलैंड अगेन रसिया से इंडिपेंडेंट हुआ। तो इस तरीके से ये सारा हमारा इवेंट्स है जो कि हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनके अलावा जो हमारे बाकी 5 लेक्चर्स हैं आप उसको भी देखें, पहला लेक्चर से देखें, तो आपको और भी आसान होगा समझने में, कोरिलेट करने में आसान होगा, और हिस्ट्री आपके लिए अब बोझ नहीं, इंटरेस्टिंग बनेगा, जो कि बाकी बच्चों की तरह, और आप भी काफ़ी अच्छा मार्क्स एसएसटी में ला सकते हैं। एंड गुड लक, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय।